हेलो एवरीवन, आई होप कि माय वॉइस इज़ कम्प्लीटली ऑडिबल एवरीवन और सब कुछ आपको बेहतर दिखाई दे रहा है। क्लास हर बार की तरह इम्पॉर्टेंट है और इस क्लास को अपने एग्जामिनेशन से पहले आपको देख करके जानी है। समय की बचत के लिए बिल्कुल आप वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं ताकि आप एक अच्छा जो है यहाँ पर एक कनेक्शन बना पाएँ अपने सब्जेक्ट के साथ। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि ये वीडियो तीनों के लिए है, पीआरटी के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी है। तो जब कभी भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो पुरानी जो 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ उनको जो है देखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 थ्रू द हेल्प ऑफ अ चार्ट ये सिर्फ डिस्कस करूँगी कि कौन सी टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं, किसने किस टर्म के बारे में क्या कहा है और यहाँ से किस तरीके के सवालों को आपसे पूछा जा सकता है। इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगी और एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी। कोशिश कीजिए कि जो पुराने लेक्चर्स हैं या नोट्स आपको ऐप के ऊपर दिए हैं उनको जाकर रिवाइज करें, बिकॉज इट्स अ टाइम टू डू अ क्विक रिविज़न। बल्कि हम उसके ऊपर फोकस ना करें जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल इसी टर्म से आपको जो है अपना क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको हो सकता है कि 4 में से एक ऑप्शन आपको ये भी बिल्कुल नज़र आए। तो इस ऑप्शन को बिल्कुल आप सही करेंगे अगर ये देखने को मिलता है सवाल को पढ़ने के बाद। चाहे मैं जॉन डीवी की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर रूसो की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर टैगोर की बात करूं, प्रैग्मैटिज्म की बात करूं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करूं, लर्निंग बाय डूइंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी लर्निंग जिसके बारे में ब्रूनर बात करते हैं, उनका हमेशा ये कहना है कि बच्चा हमेशा खोज विधि के माध्यम से सीखता है, जो कि बेस्ट मैथड होता है। चाहे छोटा बच्चा है चाहे वो एक अडल्ट है, फिर जितना ज़्यादा वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेगा उतना ज़्यादा बेहतर वो सीख पाएगा। तो ब्रूनर ने ये बात कही है, डिस्कवरी मेथड हमेशा अपने आप में एक बेहतर मेथड काउंट किया जाता है। नंबर 3 यहाँ पर एक्सपेरियंशियल है। आप एक्सपेरियंशियल समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंटल समझ लीजिए, या फिर यूँ कहें कि जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनमें नए चीज़ों को ऐड ऑन करने की हम बात करते हैं। जैसे शुरुआती दिनों में बच्चा पेंसिल से लिखता है और बाद में उसको पेन से लिखने की जो है आदत पड़ जाती है, या फिर यूँ कहें कि कोई बच्चा जब साइकिल चला रहा है तो उसको स्कूटी चलाने में आसानी होती है, या किसी बच्चे को पता है कि 2 + 2 = 4 होता है तो 4 + 4 इसको पता है कि 8 ही होगा। यानी कि इस तरीके से वो अपने चीज़ों को नॉलेज में ऐड ऑन करता जाता है। यानी कि लाइफ क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस, जिसमें वो अपनी नई नई लर्निंग को ऐड करता है। बिहेवियरिज्म वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ अ टीचिंग एग्जामिनेशन। स्किनर से आपको सवाल देखने को मिलने ही वाला है, जो यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं। चाहे मैं पावलोव के जो है कुत्ते के एग्जाम्पल की बात करूँ, जो जहाँ पर पावलोव प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और बिल्कुल वो कुत्ते को खाना देते हैं। जब उसके मुंह से लार आता है, फिर से घंटी बजती है तो फिर से उसके मुंह से लार आता है, लेकिन तीसरी बार सिर्फ घंटी बजती है लेकिन लार नहीं आती, लार आती है, बट माफ़ कीजिए मैं दोबारा बता देती हूँ। पावलोव के एग्जाम्पल में एक कुत्ते का एक्सपेरिमेंट किया गया है, जहाँ पर बिल्कुल यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि जितनी देर आपके सामने कोई मोटिवेशन नहीं है, पुश नहीं है, उतनी देर तक आप किसी भी चीज़ को फोकस तरीके से नहीं करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कुत्ते के एग्जाम्पल के साथ पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पर बिल्कुल उसको जब खाना दिया जाता है तो उसके मुँह से लार आती है। बिल्कुल दूसरी बार भी जब खाना दिया जाता है, केज खुलता है, फिर से उसके मुंह से लार आती है, लेकिन तीसरी बार सिर्फ केज खुलता है, खाना नहीं आता, फिर भी उसके मुंह से लार आती है। जहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर आप कॉग्निटिज्म के बारे में सीखते हैं और जितना ज़्यादा आप अपने मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं के ऊपर फोकस करते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जैसे ब्रूनर कहते हैं कि भाई डिस्कवरी मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, तो डिस्कवरी जितनी ज़्यादा आप चीज़ों की कर पाएंगे, उसमें ऐड ऑन कर पाएंगे एक्सपीरियंसेस को, उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्याजे कहते हैं कि सेंसेस के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो कॉग्निटिज्म की जब बात होगी तो प्याजे और ब्रूनर के एग्जाम्पल्स को नहीं भूलना है। गेस्टाल्ट एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट में काउंट होती है, जो कहता है कि भाई किसी भी चीज़ को बच्चे को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस कीजिए पहले एक पूरे हिस्से में, फिर अलग अलग हिस्सों में बांट करके, ताकि उसकी जो समझ है, नॉलेज की जो इन डेप्थनेस है, उसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाए। कॉफका से सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और कोहलर दूसरी तरफ यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जितना ज़्यादा आपकी नॉलेज गहरी होगी
उतना ज़्यादा आप अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें ऐड ऑन कर पाएंगे और आगे अपने अनुभव को और पॉलिश्ड कर पाएंगे। डिटेल में समझने के लिए नोट्स को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से डायरेक्टली यहाँ पर सवाल देखने को मिलता है, ये आप अपने RTE वाले पार्ट में, मिड डे मील वाले पार्ट में, या फिर अब जो आपका PM पोषण हो गया उसमें ये इसको देख सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से बिल्कुल हमारा मतलब ये रहता है कि कोई भी जो एजुकेशन है वहाँ पर टीचर का फोकस है कि बच्चे को सेंटर में रखकर जो है कोई भी हम प्लानिंग करें, चाहे वो यहाँ पर करिकुलम की बात हो, सिलेबस की बात हो, क्लासरूम में कराए गए टीचिंग मेथड की बात हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है तो बिल्कुल प्रैग्मैटिज्म इसके ऊपर फोकस करता है। और बिल्कुल हम रूसो को नहीं भूल सकते जो कि नेचुरलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। और टैगोर के बारे में बिल्कुल नहीं भूलना है, टैगोर का यहाँ पर शांति निकेतन और साथ में यहाँ पर गीतांजलि जिसको नोबेल मिला है। कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर गीतांजलि कब लिखी गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चा नेचर के करीब रहेगा, रूसो का कहना है कि वो अच्छे से सीख पाएगा। बच्चे को नेचर के पास छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जाते जाते मैं यहाँ पर बता दूँ कि गांधी जी का वर्धा एजुकेशन मैंने कल भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है, बेसिक एजुकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे या कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी जब आप अपने दिमाग में किसी चीज़ की रूपरेखा बनाना शुरू कर दे, जो प्याजे का लास्ट यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। प्याजे का जो लास्ट स्टेज है, फोर्थ वाला, जिसमें बच्चा फॉर्मली चीज़ों को देख पाता है, जहाँ पर हाइपोथेसिस बना पाता है, साइंटिफिक तरीके से सीख पाता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ वाइगॉस्की के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। वाइगॉस्की कहते हैं कि जितना ज़्यादा आपका सोशल जो है बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो भाषा की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बच्चा जो है जब छोटा होता है, पैदा होता है और 1-2 साल के अंदर आपकी भाषा को समझने लग जाता है, तो उसका मतलब ये है कि अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रचनावाद वाले जो प्रोसेस से गुजर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। वाइगॉस्की दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो पहले आते, लर्निंग तो होती रहती है ना। ये तो एक काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव, जितना ज़्यादा हम कनेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, उतना ज़्यादा बच्चा अच्छे तरीके से सोच सकता है। वाइगॉस्की के बारे में बात करें तो ZPD नहीं भूलना है, स्कैफोल्डिंग नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब डेवलपमेंट और लर्निंग के ऊपर बात करेंगे तो प्याजे को भी डिस्कस करते हुए हम बिल्कुल फोकस करेंगे, जहाँ पर प्याजे कहते हैं कि लर्निंग सबसे पहले होती है, डेवलपमेंट जो है इसके बाद का पार्ट है, जो सेंसेस के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग जहाँ पर एक सपोर्ट की आप बात करते हैं, कल डिटेल में मैंने बताया भी था। ZPD जहाँ पर आप थोड़े से बच्चे को जो है थोड़ा सा पता हो, 2 + 2 = 4, ये बच्चे को पता हो, है ना। अब उसको 4 × 4 = 16 करना है, तो यहाँ पर टीचर का काम थोड़ा सा उसको हेल्प करना, सपोर्ट करना है। जहाँ पर हम इसका फोल्डिंग की बात करते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी आपको जो सपोर्ट आपने दी है 4 × 4 = 16 वाला, अब उसको स्क्वायर्स बनाने हैं 16 के, तो बिल्कुल ये तभी बना पाएगा जब थोड़ी सी मदद आप करके अब उसको खुद फ्री करेंगे, खुद से सीखने के लिए। अगेन वही बात है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और फिर हम यहाँ पर बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग की। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो ZPD के फोल्डिंग में फिट बैठते हो, लर्निंग बाय डूइंग फिट बैठती है आपके किसी भी काम को अपने आप से करके सीखने को। वाइगॉस्की, प्याजे इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा। प्याजे के स्टेजेस को मत भूलिएगा, डायरेक्टली सवाल बन सकता है। वाइगॉस्की का अगर नाम आ रहा है तो लैंग्वेज को और सोशल कनेक्टिविज्म को मत भूलिएगा। रेडीनेस कह रहा है कि रेडी रहिए कुछ भी सीखने के लिए। वो तभी हो सकता है ना अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को सीखने की तत्परता है। आप एग्जाम देने के लिए रेडी नहीं है, सिलेबस पढ़ने के लिए रेडी नहीं, तो सिलेक्शन की उम्मीद कर नहीं सकते ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम किसी भी चीज़ के ऊपर एग्जाम्पल फिट बैठता है कि जब तक इंटरनली बच्चा किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहेगा, कोई भी चीज़ उसको ज़बरदस्ती सिखाई नहीं जा सकती, और सिखाई जा सकती है तो एक लेवल तक, है ना। लेकिन जब खुद से विल पावर से सीखता है, रेडी होकर सीखता है, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, तो उसके जो कामों में जो पॉलिशनेस है काम में और भी ज़्यादा जो है परिपक्वता देखने को मिलती है। मैच्योरेशन की बात करेंगे, सवाल डायरेक्टली कम ही आता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैच्योरेशन तीनों को मिला करके या दोनों को मिला करके सवाल पूछ सकता है। डेवलपमेंट हो सकता है मैच्योरेशन के साथ जोड़ करके पूछ ले। तो मैच्योर क्या है? जब आप किसी भी विकास की क्षमता, अपनी प्राकृतिक विकास के अधिगमन क्षमता को जब आप पहचान जाते हैं। ग्रोथ क्या है? रुकती है। डेवलपमेंट 60 साल तक भी चल रही है, 60 साल का व्यक्ति भी PhD कर रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। मैच्योरेशन तीनों का एक समावेश है, जहाँ पर आप जाकर के कहीं ना कहीं ठहरते हैं, रुकते हैं। मैच्योरिटी आती है ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ, और साथ में जो आप सीख रहे हैं लाइफ टाइम।
मोटिवेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल, एक्सटेंसिव और इंटरनल। इंटेंसिव जो मोटिवेशन की हमने बात की थी, एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहरी जो एक पुश है कि भाई पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ लो एग्जाम है एग्जाम है, जब बाकी लोग बोलते हैं। इंटरनल मोटिवेशन क्या है, हमें पता है हमारे पास एक गोल है, उसके ऊपर काम करना है, उस काम से हम कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और फिर हम एक फीडबैक तैयार करेंगे, जिसके ऊपर मैस्लो यहाँ पर बात करते हैं। मैस्लो की कितनी स्टेजेस हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया हुआ है, मुझे कितनी स्टेजेस हैं कमेंट करके बताइएगा। स्किनर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, वही है ना। मोटिवेशन भी ऐसे ही काम कर रहा है कि मोटिवेशन तो है, जब तक जनवरी से अब तक हम काम कर रहे थे तब तक पढ़ रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे, जैसे एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस हुई है मोटिवेशन सडनली जाग गया है, यानी कि सामने एक स्टिमुलस है और हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन देख सकते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये मैंने बता दिया है, सेल्फ ड्राइवन होता है ना, और रिवॉर्ड और ग्रेड्स के माध्यम से हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम्हारे आज 10 में से 6 नंबर आए हैं तो तुमको एक टॉफ़ी देंगे, कल 10 में से 10 लाओगे 2 टॉफ़ी मिलेगी, तो बच्चा एक्सटर्नली मोटिवेट होकर के काम कर रहा है। रीइंफोर्समेंट वही स्किनर वाला है जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। बिहेवियरिज्म के ऊपर बात करते हैं, प्रबलन के ऊपर बात करते हैं, व्यवहार दोहराने हेतु प्रोत्साहन के लिए बात करते हैं कि रीइंफोर्समेंट भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनली जो चीज़ें चल रही हैं। प्रोजेक्ट मेथड से डायरेक्टली सवाल पूछेगा आपसे, किलपैट्रिक का है, ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली पूछ लेता है कि प्रोजेक्ट मेथड किसका दिया हुआ है। प्लेवे मेथड अगेन मॉन्टेसरी के ऊपर भी बात करेंगे, फ्रॉबेल के ऊपर बात करेंगे, डायरेक्टली कई बार पूछ लेता है जब बच्चा खेल विधि से सीखता है। प्लेवे मेथड जहाँ पर केवीएस में आप देखिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका के ऊपर फोकस किया गया है। इंडक्टिव से डायरेक्टली सवाल आएगा, यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ। मैंने कल पूछा भी था कि कहाँ ये इम्प्लीमेंट होता है, तो मैथ्स और साइंस टीचिंग्स में जब आप पढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर नियम बताते हैं, है ना। जैसे अगर आइंस्टीन की बात करें, ग्रेविटेशन की बात करें, तो सेब गिरा, एक उदाहरण दिया, अब इसके ऊपर हम बताएंगे कि भाई सेब गिरा तो क्या क्या यहाँ पे रूल इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, ग्रेविटेशन कैसा है, कैसे काम करता है, बाकी चीज़ें। डिडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड है निगमनात्मक पद्धति, जो जिसे हिंदी में कहते हैं। ग्रामर की टीचिंग को जब हम पढ़ाते हैं, बेसिकली जब पोइट्रीज की बात होती है तो वहाँ पर बेसिकली हम ग्रामर टीचिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्टली पूछेगा, मैंने कल भी डिस्कस किया था। फॉर्मेटिव का मतलब होता है 4 हिस्सों में, यहाँ से याद रखिएगा। यूनिट टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, है ना, यहाँ पर लेक्चर मेथड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो बच्चे के पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट में से 10 में से 6 नंबर आए हैं, अब उसके 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि बच्चा कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव तरीके से काम कर रहा है। अब इतना हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो फाइनल एग्जामिनेशन समेटिव समरी, जब हम यहाँ पर बात करें, समरी करा रहे हैं ना अभी आपको एग्जामिनेशन से पहले, तो समेटिव असेसमेंट में क्या है, ये 10 में से 10 नंबर जो लेकर के आ रहा है, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे थे बच्चे के ऊपर, थ्रू द हेल्प ऑफ अ टेस्ट, थ्रू द हेल्प ऑफ अ यूनिट टेस्ट, थ्रू द हेल्प ऑफ अ राइटिंग्स, क्या बच्चा इंप्रूवमेंट कर पा रहा है। यहाँ है सारांश, आप देख भी पा रहे हैं एग्जामिनेशंस की जब हम बात करते हैं। सीसी से सवाल नहीं पूछेगा आपसे, हटा दिया है सीबीएसई ने। अब एनसीएफ 2005 को जोड़ करके पूछ सकता है, क्या है, कैसे काम करता है, ये मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ये एमआरएस वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और यहाँ पे भी अवेलेबल है ना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे, डायग्नोस जब करते हैं, मतलब किसी चीज़ का जब हम इलाज करते हैं, शुद्ध भाषा में समझें। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप अपनी बीमारी बताते हैं, डॉक्टर उस हिसाब से आपको दवाइयाँ देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, कुछ चीज़ें आपको बताता है कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी चीज़ बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो आप उसको बताते हैं कि तुमको किस तरीके से किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। 10 में से पहले बच्चा मैथ्स में से 4 स्कोर कर रहा था, तो टीचर ने इसके ऊपर फोकस किया, देखा कि बच्चा काउंटिंग गलत कर रहा है, कि मैथ्स में गलतियां कर रहा है, तो इसको सुधारा और यहाँ पर इसने फोकस किया रेमेडियल टीचिंग्स, यानी जो कठिनाइयाँ आ रही थी उनको दूर किया। अब बच्चा यहाँ पर 10 में से 8 स्कोर कर पा रहा है। इट मीन्स कि जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं वो इफेक्टिव तरीके से हुआ, इफेक्टिव वर्ड याद रखेगा, डायरेक्टली सवाल पूछेगा, वहाँ पे काम कर रहा है। रेमेडियल टीचिंग में बता चुकी हूँ, यही एक ही चीज़ है, इंडिविजुअल हेल्प करना किसी भी चीज़ का। इंक्लूसिव एजुकेशन से 500% सवाल पूछेगा, जितना आप भी समझना है समझ लो, डायरेक्टली सिलेबस में भी मेंशन है। समावेशी विकास की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक एजुकेशन, इक्वालिटी की बात होती है। आप किसी भी जात से, किसी भी धर्म से, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हैं, किसी भी शारीरिक समस्या से है अगर आपको, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लास में टीचर हमेशा बच्चों को इसी तरीके से ट्रीट करता है कि हम सब इक्वल हैं,
इंटीग्रेटेड हैं, शब्द याद रखिएगा, डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है। इंटीग्रेशन तरीके से समझाएगा, पढ़ाएगा, जो भी एक धारा में रह करके शिक्षा ग्रहण करने की बात है, ताकि बच्चों में इंक्लूसिवनेस डेवलप हो सके। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, जहाँ पर मॉडर्न पेडागॉगी आती है, जहाँ पर छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार काम किया जाता है। डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा, घुमा करके पूछेगा, तो देख लीजिएगा, वैसे मुश्किल है सवाल आए। पीयर ट्यूटोरिंग की बात करेंगे, छात्रों के बीच में सीखना या ग्रुप स्टडीज़ में सीखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। बच्चा ग्रुप में अच्छे से सीख सकता है, बच्चों के बीच में रह करके बेटर सीखते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वही नेगेटिव एजुकेशन और पॉजिटिव एजुकेशन के ऊपर जब कल बात की थी, नेगेटिव एजुकेशन की बात की तो रूसो को हमेशा याद रखिएगा, जो नेगेटिव एजुकेशन के ऊपर बात करते। कल मैंने एग्जाम्पल भी क्लास में दिया था, तो उसको देख लीजिएगा। पुराना ज्ञान नई स्थिति में प्रयोग होना, वही वाली बात है कि पहले बच्चा पेंसिल से लिख रहा था, अब पेन से लिखता है, साइकिल चलाता था, अब स्कूटी चला रहा है, कार वाला ट्रक भी ड्राइव कर सकता है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। ओवर लर्निंग, सवाल नहीं पूछेगा। मेमोरी रिटेंशन, जब भी ये शब्द देखने को मिले, मेमोरी रिटेंशन, रटना, किसी भी चीज़ को रिटेंशन करना, तो फोकस हमेशा यहाँ पर मेमोरी के ऊपर कम रहता है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा रहता है। आप याद क्या कर रहे हैं उससे बेटर ज़्यादा है कि आप कैसे याद कर रहे हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट एंड एक्सरसाइज, है ना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से डायरेक्टली बन सकता है, थॉर्नडाइक का है यहाँ पर, जहाँ पर कहते हैं कि प्रभाव का नियम है कि पढ़ा तो दिया आपने 4 + 4 8 होता है ना। अब उसका इम्पैक्ट कैसे है, उसको कर कैसे रहा है, बता दिया कि भाई पेड़ लगाया कैसे जाता है, लेकिन क्या हर एक पत्ते का पेड़, जो हर पेड़ होता है, क्या हर एक पत्ते का रंग हरा होता है, इसके ऊपर भी तो बात करनी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्या है, पॉलिश करना खुद को, है ना। अभ्यास से सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। साइकोलॉजी 4 साल पहले पढ़ी थी, अब छोड़ दिया तो भूल जाओगे कि थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं, स्किनर क्या कह रहे हैं, कॉग्निटिविज्म के ऊपर कौन बात करता है। मेटाकॉग्निशन याद रखना, बस अपने सीखने का जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर बात होती है। फेबुलर बोलते हैं, अदरवाइज सवाल नहीं पूछेगा। स्पायरल करिकुलम, जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है, इट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। स्पायरल करिकुलम, है ना, जो कि यहाँ पर ये होते हैं ना स्पायरल आपके, ठीक है। स्पायरल पर धीरे धीरे कठिनाइयाँ बढ़ाते हुए जाना है। हम जैसे क्लासेस में शुरू में बच्चा क्या सीखता है, पिक्चर देख करके, ये एप्पल है, ये बनाना है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। बाद में बच्चा अब यहाँ पर एप्पल की शेप्स बना रहा है, अब उसको पता है कि अब उसको ज़रूरत नहीं है बताने की 4th 5th स्टैंडर्ड में कि एप्पल कैसा होता है। उसको पता है कि एप्पल का कलर रेड होता है, कोई एप्पल ग्रीन होता है, एप्पल गोल होता है, जिस तरह की चीज़ें। ब्रूनर इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रूनर की और भी कुछ बात करते हैं, क्या करते हैं बताइए, हिंट कर रही हूँ, डिस्कवरी मैथड, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा, टीचर कैसे इफेक्टिव बनाता है क्लासरूम को, इफेक्टिव किस तरीके से हो सकता है, स्मार्ट एजुकेशन क्या है, कैसे उसकी टीचिंग को आप और हैप्पीली उसको इंजॉय करवा सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट की बात है तो लेक्चर मेथड पूछेगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पूछेगा, साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी मेथड कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप इफेक्टिवली उसको सॉल्व कर सकते हैं। हिडन करिकुलम कैसा है आपका, करिकुलम कैसे काम करता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम कैसे इफेक्टिव टीचिंग को बेहतर बनाता है, ये सारी चीज़ें। सेल्फ एफिशिएंसी, जहाँ पर बैंड्रुआ बात करते हैं कि स्वयं पर विश्वास में सफल हो सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोलैबोरेटिंग लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। ग्रुप टास्क, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि बच्चा खेल की विधि से या ग्रुप में रह करके सीखता है और अच्छा मिल करके एक लीडरशिप की जो क्वालिटी डेवलप कर सकता है। ह्यूरिस्टिक मेथड से डायरेक्टली सवाल पूछेगा। स्वयं खोजो और सीखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डायरेक्टली ये पॉजिटिव है, जहाँ दिखे सीधा आंख बंद करके टिक कर देना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल में और डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल क्या है, जहाँ पर आप कंक्रीट एक्सपीरियंस को, पक्का जो आपका एक्सपीरियंस है आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, फिर कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हो, फिर एप्लीकेशन देख रहे हो। फीडबैक वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि अगर फीडबैक नहीं डालते हो तो लर्निंग में मुश्किल आएगी, चेक ही नहीं कर पाओगे कि जो कंक्रीट एक्सपीरियंस है वो अच्छा है कि ख़राब है। सोशलाइजेशन की बात की है, डायरेक्टली आपके सिलेबस में पूछा है। सोशलाइजेशन विद एजुकेशन मैंने परसों वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि दोनों का क्या रोल है। तो सोशलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ज़रूरी है। सोशलाइजेशन की बात हो रही है तो वाइगॉस्की से जोड़ करके पूछेगा। सोसाइटी में यहाँ लिख देती हूँ, फॉर्मल है, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल क्या है, स्कूल है, इनफॉर्मल क्या है, सोसाइटी है। बच्चा कहाँ है, सेंटर में है, किससे सीख रहा है, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी।
है ना। सोसाइटी से भी सीख रहा है, एजुकेशन के माध्यम से भी यहाँ पर अपने सिस्टम को डेवलप कर रहा है। लैंग्वेज उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लाइड्स एवरीवन जो मैंने मेंशन की है। यहाँ से आप हर एक स्लाइड में जितना भी आप पढ़ चुके हैं, देख रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, मेरी गारंटी पे। ये मैं अपनी गारंटी पे कह रही हूँ, है ना। आगे चलते हैं। ये आपके जो बच्चे पूछ रहे थे आरआरबी के, यहाँ पर पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का, तीनों का ही मैंने नोट्स आपको दिया है। बुक भी प्रोवाइड कर रखी है और मॉक टेस्ट भी हैं। जीएस का सेक्शन पूरा है। जीएस में ही मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा मेंशन किया। मॉक टेस्ट में भी आपको पूरा सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। 49 रुपीज़ का ही पूरा का पूरा आपका बैच है। इसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो सीधा ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। ये है, यहाँ पर देखिए आरआरबी रेलवे का साइंस का अवेलेबल है। 21 रुपीज़ का ये कोर्स है, जहाँ पर थ्योरी सेक्शन भी अवेलेबल है, एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का। ये एमआरएस पेपर 1 है। ये फेज़ 2 का हम प्रिपरेशन स्टार्ट करा रहे हैं आरआरबी के पेपर के बाद। यूपी टीजीटी पीजीटी लगा हुआ है नेक्स्ट मंथ में आपका। तो ये आपका हिस्ट्री का पेपर, रिट्रेपलिस भी चल रहा है पेपर 1, तो टेस्ट सीरीज़ आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का है यूपी टीजीटी पीजीटी, सिविक्स का है और टीजीटी पीजीटी हिंदी का भी अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं यूट्यूब का, टेलीग्राम का और साथ में यहाँ पर जो आप ऐप का देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए डायरेक्टली और देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे बीट द कंपटीशन के ऊपर, तो उसको आप देख सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और फाइल सेक्शन में चेक कीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जितने भी कोर्सेज मैंने अब तक अवेलेबल करवाए हैं आपको, और साथ में जितनी भी टेलीग्राम के ऊपर आपके फाइल सेक्शंस में फाइल्स अवेलेबल हैं, सबको एक बार देख लीजिए ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को कवर कर पाएँ। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ऑल द बेस्ट एवरीवन। वीडियोस मैं 1-2 और अपलोड करूँगी ताकि आप क्विक रिवीजन एक बार दोबारा कर पाएँ एग्जामिनेशन में बैठने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूज़फुल कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।